हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं महिला आरक्षण की, जो बहुत गर्मा गर्म मुद्दा है और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। अभी 33% आरक्षण की बात है, लेकिन हम लोग 50% लेके रहेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन में लगभग 49% यानी आधा पॉपुलेशन महिलाओं की है। ठीक है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है महिला वर्ग के लिए। राजनीति में महिलाओं का बोलबाला होगा, लेकिन दिमाग पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या लगाया है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। चलो, अभी पहले बात करते हैं कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 20 सितंबर 2023 को नए संसद की लोकसभा भवन में 454 वोटों से पास हुआ। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसका समर्थन किया। इसके साथ ही 21 सितंबर 2023 को नई संसद के राज्यसभा भवन में यह विधेयक 215 वोटों से पास हुआ। अब विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया। यदि यह विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है और आधे राज्यों का समर्थन मिल जाता है, क्यों मिलेगा इसमें बात करेंगे आगे। आधे राज्यों का समर्थन मिल जाता है तो विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। नाम क्या दिया गया है, क्या गजब का क्या दिया गया है कि यदि ये विधेयक पास हुआ तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। इस विधेयक में प्रावधान क्या है, पहले प्रावधान की बात करते हैं। प्रावधान कहता है कि यदि ये विधेयक संसद से पास हो गया, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो गया, यानी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई, तो महिलाओं को लोकसभा में कुल सीटों में 1/3 यानी 33% सीट आरक्षित मिलेंगे। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिसमें से लोकसभा में वर्तमान में महिला संख्या मात्र 15% अर्थात 82 संख्या में है, जो बढ़कर लगभग 181 हो जाएगा। अर्थात 181 सीटों पे महिला विराजमान होंगी। इसके साथ ही राज्यों के विधानसभा में, लेजिस्लेचर असेंबली विधानसभा में भी 1/3 सीटें आरक्षित होंगी, अर्थात 33% सीटें यहाँ पे भी आरक्षित होंगी। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा में भी 70 सीटें विधानसभा की हैं, जिसमें से 23 सीट यानी 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ये बिल के मुख्य प्रावधान है। चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का जिक्र किया गया है, अर्थात राजनीति में महिलाओं का कम होता हुआ प्रतिनिधि और जनसंख्या के अनुपात में इनकी उपस्थिति को देखते हुए यह विशेष प्रावधान किया गया है। अब यह विधेयक संसद में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए या विशेष बहुमत से, इसकी बात करते हैं। यदि हम मुद्दे की बात करें तो आरक्षण लोकसभा में अर्थात केंद्रीय सरकार और विधानसभा अर्थात राज्य सरकार, यानी संशोधन विधेयक केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात ये संघीय ढांचे से संबंधित मामला है। और संघीय ढांचे से संबंधित मामले को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात इस विधेयक को अनुच्छेद 368 के प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा पास होना चाहिए और इसके साथ ही आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी मिलना चाहिए। अर्थात यह विधेयक 368 अनुच्छेद के तहत लोकसभा में और राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से 454 वोटों से पास हुआ। 543 में से 454 वोट, भारी बहुमत 2/3 ऐसे ही क्रॉस कर गया। वैसे ही राज्यसभा में 245 से 215 वोटों से पास हुआ, तो भारी बहुमत, तो 2/3 बहुमत का कोटा क्रॉस हो गया। अब इस विधेयक को राज्यों के पास भेजा जाएगा और राज्यों के 50% से अधिक राज्य इसका समर्थन करें। वहां पे साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। अब राज्यों में सरकार की स्थिति देखते हैं।
केंद्र सरकार का लोकसभा से स्थिति पास हो गई। केंद्र सरकार का यानी एनडीए की सरकार का वर्तमान में लगभग 16 राज्यों में सरकार है। अर्थात यदि हम देखें तो 28 राज्य और दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर असेंबली है। 3 ये 28, 2, 30, 31 अर्थात 16 राज्यों में केवल एनडीए की सरकार है, जिसमें तो आधे राज्य वैसे ही हो गए 16। तो यहाँ से विधेयक पास होना बहुत तुच्छ सा बात है। अर्थात ये संशोधन बहुत होना सुनिश्चित है, बहुत कम समय में संशोधन हो जाएगा और ये सरकार की बहुत अच्छी अचीवमेंट है, या यूँ कह लीजिए सरकार द्वारा बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया, बहुत पहले ऐसा हो जाना चाहिए था। अब संविधान संशोधन की बात, अब यदि ये विधेयक इस पूरी प्रक्रिया को पास कर लेता है तो विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा और यह संविधान में 107वां संविधान संशोधन 2023 के नाम से जुड़ जाएगा। अर्थात अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके होंगे? 107 संविधान संशोधन। अब विधेयक को लागू करने की प्रॉब्लम क्या है, इसकी बात करते हैं। चूंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 330 ए जोड़ा जाएगा, अनुच्छेद 332 ए जोड़ा जाएगा और इसके साथ ही मैंने जो पीछे वाला क्लास अपलोड किया है, इसीलिए मैंने अपलोड किया ताकि आप आरक्षण से संबंधित आर्टिकल को समझ जाएं जब मैं ये आर्टिकल जिक्र करूं। ठीक है, तो अब संशोधन इसमें होगा लोकसभा में आरक्षण और विधानसभा में आरक्षण। आरक्षण लागू करने के लिए थोड़ा सा अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की स्थिति देखते हैं। भारत में अलग अलग राजनीतिक भौगोलिक स्थिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात अलग है। पूर्वोत्तर राज्यों में, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक है। फॉरेस्ट एरिया में, ऐसे एरिया में निर्वाचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की संख्या अधिक होने से वहाँ की सीट उस समुदाय के लिए आरक्षित कर दी गई। इस तरह से लोकसभा में कुल 543 में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं और लोकसभा में ही अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। ठीक, लोकसभा में ये आरक्षण चल रहा है और ये आरक्षण लागू हुआ परिसीमन के बाद। परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग एक संस्था है जो जनगणना के बाद लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट का जनसंख्या के साथ इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की जनसंख्या और प्रतिनिधि का अनुपात, एक राज्य की जनसंख्या और प्रतिनिधि के अनुपात, इनमें अंतर ज़्यादा न हो। इस वजह से प्रत्येक जनगणना के बाद अनुच्छेद 82 के तहत राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करता है। परिसीमन की सारी क्रियाविधि किसी विशेष क्लास में पढ़ा जाएगा। परिसीमन का कार्य समझ लिए आप। जनगणना हुआ 1951 में फर्स्ट जनगणना हुआ। कब फर्स्ट जनगणना हुआ? 1951 में। तो 1952 में फर्स्ट परिसीमन हुआ और लोकसभा की सीटें सुनिश्चित की गई और भारत को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया जहां से चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में जाएंगे। इस तरह से पूरे भारत को निर्वाचित क्षेत्र की इकाइयों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसके साथ ही 1952 में चूंकि हमारे यहाँ जनगणना हर 10 वर्ष पे होती है, तो 1961 में जनगणना हुई, पुनः परिसीमन 1962 में हुआ, फिर 1971 में जनगणना हुई, परिसीमन 1972 में हुआ। 1971 का युद्ध होता है बांग्लादेश का और बहुत सारे शरणार्थी भारत में आते हैं। इंदिरा गांधी की चूंकि गरीबी और भूखमरी, बेरोजगारी चरम पर था और स्थिति इतनी दयनीय थी कि इंदिरा गांधी को 1975 में आपातकाल लागू करना पड़ा। आपातकाल लागू करने के बाद परिस्थिति ये थी कि उन्हें लग रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगी। जनगणना के बाद जब नेक्स्ट जनगणना लोकसभा की सीट में वृद्धि करने की बात आई तो उन्होंने परिसीमन को 2001 के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करके 2001 के लिए परिसीमन को टाल दिया।
अब नई सरकार जब 2001 में जनगणना होता है और नई सरकार आती है तो उसने 2002 में फिर से परिसीमन कराया और उस समय ये उद्देश्य रखा गया कि 2026 तक भारत की बढ़ती जनसंख्या का दर जो बहुत ज़्यादा है वो लगभग स्थिर हो जाएगा। तो बढ़ती जनसंख्या जब स्थिर हो जाएगी तो लोकसभा की सीटों को इस जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाया जा सकता है। तब तक 2026 तक लोकसभा की सीटें स्थिर कर दी गई, 552 सीटें जो निर्धारित की गई, ये 2026 तक के लिए है। 2026 के पहले 2021 में जनगणना होगा और इस जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन होगा और यह परिसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर जो लोकसभा की सीटें संसद द्वारा निर्धारित की जाएंगी उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन करेगा और इसी निर्वाचन क्षेत्र में कहाँ पे महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करनी है ये प्रावधान किया जाएगा। चूंकि 2024 में चुनाव होने वाला है तो जनगणना गृह मंत्री द्वारा कराया जाता है, गृह मंत्री के अंतर्गत होता है। तो गृह मंत्री का कहना है कि 2024 के चुनाव के बाद जनगणना कराई जाएगी और उसके बाद फिर से परिसीमन आयोग का गठन होगा और परिसीमन अपना कार्य करेगा, तब जाके महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होगा। यानी मिला जुला के 2029 के लोकसभा चुनाव में ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब दिमाग देखो, यहाँ पे जो आरक्षण मिला है वो 543 सीट का मिला है, 33%। इस सीटों में जब वृद्धि होगी तो महिलाओं का जो अनुपात होगा 181 ही रहेगा। तो बहुमत अभी इनके हाथ में नहीं आने वाली है। ये दिमाग है इनका पॉलिटिकल सिस्टम का। हालांकि 1/3 सीट की बात हुई है वर्तमान सीट के अनुसार, तो ये सीटें फिर से बढ़ाई जाएंगी और ये जो आरक्षण है 2029 में लागू होने की संभावना है और 2029 से 15 वर्ष तक के लिए ये लागू रहेगा। और 15 वर्ष के बाद देखा जाएगा कि यदि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, महिलाओं का एनरोलमेंट बढ़ चुका है, तो इसे ये देखेंगे कि आगे बढ़ाया जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है या इसे फिर से समाप्त कर दिया जाएगा, कि चूँकि यदि महिला मुख्य धारा में आ जाती है तो। अब विधेयक के इतिहास की बात करते हैं। ये हो गया विधेयक के पूरे प्रावधान। एक चीज़ बची है कि ये आरक्षण जो है वो SC, ST, OBC और जनरल क्या सबको लेके चलना है। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि लोकसभा में जो 84 सीटें SC के लिए और 47 सीटें ST के लिए है, तो SC और ST समुदाय की महिलाओं को 33% रिजर्वेशन इसी सीट में मिलेगा। अर्थात जो इसके अलावा जो 181 सीटें रिजर्वेशन मिलेंगी महिलाओं को, वो SC, ST के अलावा OBC और अदर वर्ग की जो महिला हैं उनको मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं विधेयक के इतिहास की। विधेयक जब महिलाओं के आरक्षण की बात या महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो 1931 में सरोजनी नायडू के द्वारा, और उनके साथ एक लोग और थे जिनका नाम था बेगम शाहनवाज, इन दोनों लोगों ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद 1971 में नेशनल एक्शन प्लान आया, उसमें महिलाओं की राजनीति में घटती भागीदारी को देखकर चिंता जताई गई। उसके बाद लगभग 1988 में नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान आता है, जिसमें ये बोला जाता है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन होता है। इसके साथ ही महिलाओं को पंचायत में और नगर पालिका में 33% आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद संसद में आरक्षण का मुद्दा उठता है और संसद में आरक्षण के मुद्दे पर 1996 में विधेयक पास होता है, संसद में प्रस्तुत होता है, 1998 में होता है, 2002 में होता है, 2003 में होता है, 2004 में होता है, 2008 में होता है, लेकिन विधेयक कभी पास नहीं हो पाता है। और जादू होता है जब NDA की सरकार आती है, विधेयक की बात होती है, विशेष सत्र होता है, 2024 का इलेक्शन सामने है, काम में बहुत तेज़ी लाना है। अकेले पूरे पॉपुलेशन में 49% महिला है और भारत में जीतने के लिए 50% ऐसा कोई कोटा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इस वजह से ये कार्य बहुत तेज़ी से हुआ, क्योंकि महिला वोटर की पार इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये विधेयक पास हुआ फाइनली, अब राज्यों से पास होगा और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा और महिला भी राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और हम भी पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। जिस प्रकार हम परिवार चला सकते हैं, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि हम पूरा देश चला सकते हैं। ओके, थैंक यू।